स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Divakar Bothra and in today's session, just few days back, there was one article in the magazine section, that is the previous Sunday, of The Hindu, where they discussed the various aspects of Buddhism from the gender perspective. I personally feel that this article is not only important for the competitive examinations, but I personally feel that this is also important that a general public should largely develop an awareness about how there are the religious practices which are developing the gender biasness. If not developing, they are sustaining the gender biasness present in the existing society. हम देखते हैं कि हर बार हम लोग जेंडर इनइक्वालिटीज को एक कॉन्टेम्प्रेरी फिनोमेना मानते हैं और हमारे शायद बहुत सारे ऐसे रिलीजियस या फिर धार्मिक ग्रंथ या टेक्स्ट है जिसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज शायद उन्हें क्वेश्चन करने से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप हो सकती है सोसाइटीज़ के अंदर। तो क्या उन्हें क्वेश्चन किया नहीं जाए, क्या उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्या उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करने से चीज़ों में सुधार आ सकता है, चीज़ें बदल सकती है, या फिर उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्सीज और शायद जो रूट कॉज है बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ का, डिस्क्रिमिनेशंस का, एक्सक्लूजन्स का, डेप्रीवेशंस का, क्या वो अनदेखे नहीं हो जाएंगे, क्या उन्हें ऊपर से टैकल किए जा सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, एक होता है एक आपकी बायोलॉजिकल एज, जो आपकी एक एज आप हो 22, 25, 30, 35, 37, 40 वट एवर इट इज, और एक होता है आपकी ऑर्गन्स जो है उनकी एज। ये नॉर्मली पाया जाता है बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल्स ऐसी है, हमारी बायोलॉजिकल एज 30 साल हो सकती है, लेकिन अगर हम हमारी ऑर्गन्स की एज देखें तो उसके अंदर हो सकता है 40 साल या 70 साल के बराबर की एज हो। तो आई पर्सनली फील कि in order to tackle many of the contemporary problems, we largely need to look into the root cause of these problems. अभी रिसेंट टाइम के अंदर अपने होम मिनिस्टर ने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल रैली के अंदर बोला कि अगर शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते। हो सकता है, उसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वैसे ही शायद अगर हम अपने रूट कॉजेस के अंदर जाएं और चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिकली या लॉजिकल और रैशनल तरीके से सोचने की कोशिश करें तो बहुत सारी आज की प्रॉब्लम्स भी टैकल हो सकती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू अब नहीं है, दोनों एक रेनाउंड और रेस्पेक्टेबल फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इस देश के लिए काफी कुछ किया। अब हम माने या ना माने आज, लेकिन शायद उसी पर्सपेक्टिव से हम पास्ट को थोड़ा सा क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें तो बहुत सारी चीजें आज अहम तरीके से चेंज की जा सकती है और बहुत सारे डिप्राइव्ड लोगों की लाइफ ज़्यादा बेहतर की जा सकती है। और वो जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारा जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है, या फिर पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर्स आए उनका सपना था, उसे शायद बहुत और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये लेक्चर ना ही आपकी जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ाएगा, बट एट द सेम टाइम अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो बुद्धिज्म एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फेवरेट पार्ट है। और जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो शायद हम उनके अंदर कहानियां लिखते हैं जो आज मैं आपको कॉन्क्रीट कंटेंट, सबूत या फिर फैक्ट के साथ दूंगा। जो किताबें यहाँ पे जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखी गई है, मैंने न्यूज़पेपर को एक ऑथेंटिक सोर्स मान के उसको स्टडी किया और थोड़ा सा बैकग्राउंड में रिसर्च किया है। मैंने इनकी ओरिजिनल बुक्स नहीं पढ़ी है कि कुछ किस हद तक शायद ये लिखी हुई है। तो डू लुक इनटू दिस दैट वी आर एक्सेप्टिंग द रिसर्च ऑफ द रेनाउंड न्यूज़पेपर्स एंड सर्टेन रिसर्च पेपर्स व्हिच आई रेफर्ड ऑन दिस कंटेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसको और लेट्स सी कि क्या ऐसे कुछ हमारे एस्पेक्ट्स पहले थे जो आज हमारी प्रॉब्लम्स के मूल या मुख्य कारण बन रहे हैं। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन आवर पास्ट विच आर इन्फ्लुएंसिंग आवर प्रेजेंट, इफ दो इट मे नॉट बी ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट। B.R. अम्बेडकर सर ने जब ये मान लिया कि हिंदुइज्म को हटाए बगैर या उसको रिफॉर्म किए बगैर कास्ट और अनटचेबिलिटीज को हटाया नहीं जा सकता, एनिलेशन ऑफ कास्ट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द हिंदुइज्म इज एलिनेटेड, तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स से योला कॉन्फ्रेंस नागपुर के अंदर एक रिक्वेस्ट की कि लेट्स कन्वर्ट, एंड दे कन्वर्टेड इन मास टू अ डिफरेंट रिलीजन कॉल्ड एज बुद्धिज्म। It is often said that Ambedkar, before converting to Buddhism, did a deep study of all the world religions, and why he converted to Buddhism was with a precise cause that he found out that when compared to all other world religion, Buddhism has
has no aspect of inequalities of any forms. But however, the facts today would disclose otherwise, that how there has been certain gender inequalities present in those societies. शायद अंबेडकर सर का गोल कास्ट से रिलेटेड था या फिर कुछ सेक्शंस ऑफ लोगों से रिलेटेड था, तो हो सकता है कि वो जेंडर डायमेंशंस पे फोकस नहीं रखते थे, उनका पर्पस अलग था उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धिज्म इज द मोस्ट इगैलिटेरियन रिलीजन, एज द वेरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट लार्जली वुड डिस्क्लोज यू टुडे हाउ द जेंडर पर्सपेक्टिव्स और जेंडर इनइक्वालिटीज आर प्रेजेंट इन सोसाइटी। तो लेट्स स्टार्ट इट। वी ऑफन सी दैट रिलीजन को क्वेश्चन करना बहुत बड़ा क्रिटिकल डायमेंशन हो जाता है, बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आ सकती है सोसाइटीज के अंदर, एग्जिस्टिंग फिजर्स को शायद खोल सकती है और इश्यूज आए, कॉन्फ्लिक्ट्स आए या वायलेंस भी हो सकता है। और जब भी हम लोग ये डिबेट करने की कोशिश करते हैं दैट द रिलीजन इज डिस्क्रिमिनेटिंग वुमेन्स, तो द सपोर्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन, बी दैट बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग दैट रिलीजन इन इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन, rather than it is the interpretation of religion or the practices of religion which have changed over a period of time is leading to discriminations। लेकिन अगर इस मुद्दे पे हम डिबेट करते हैं कि वो प्रैक्टिसेस है, रिलीजन नहीं है, तो शायद हम एक इंपॉर्टेंट डिबेट को साइडलाइन कर देते हैं और हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते हैं जानबूझ के अनजाने में कि शायद उधर रूट कॉज मिले। So the first thing we need to start is debating upon the various religious practices and belief systems rather than merely sidelining it on the basis of the practices present and practiced by the contemporary scholars of those respective religion. If you look into now Buddhism, there are many aspects in Buddhism which largely shows that gender inequalities are present. मिसोगनिस्ट होना शायद हो सकता उधर नहीं दिखाई दे, वो भी दिखाई देगा इधर, लेकिन जेंडर इनइक्वालिटीज तो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है ऑन फेस वैल्यू के अंदर। अगर कुछ फैक्ट देखें बुद्धिस्ट लिटरेचर का, पुराने अर्ली बुद्धिस्ट, लेटर बुद्धिस्ट और कुछ उनके लिटरेचर एस्पेक्ट्स के अंदर, तो हमें यह देखा जाता है कि बुद्धास की मदर, आई मीन गौतम बुद्धा स्टार्टेड allowing the women to become participant of the various monasteries or the monk order because of the problems which he saw the women faced, specifically his mother. बुद्धा की मदर को फिर रिप्रेजेंट कैसे किया गया? बिकॉज बुद्धास मदर हैज बीन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज द बुद्धिस्ट लिटरेचर इज कंसर्न्ड। अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो बेसिकली 3 मेजर फॉर्म्स के अंदर ही की गई है। एक, जब वो बुद्धा को कंसीव कर रही है बाय ड्रीमिंग ऑफ एन एलिफेंट। दूसरा, जब वो बुद्धा को बर्थ दे रही है बाय होल्डिंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। और तीसरी इमेज जो उनकी बनाई गई है वो ये, द वे शी मीट्स द सन, दैट इज बुद्धा आफ्टर अचीविंग द केवल ज्ञान या फिर एनलाइटनमेंट। 3 ही बेसिस पे बुद्धा की मदर को रिप्रेजेंट किया गया है। कोई भी एक असर्टिव फिगर के अंदर बुद्धा को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो और बुद्धा की मदर के साथ साथ क्या हम भूल जाते हैं कि बुद्धा की एक वाइफ भी थी, गौतम बुद्ध की वाइफ भी थी। उस सर्कमस्टेंसेस में अगर हम देखें, देयर आर ऑलमोस्ट वेरी फ्यू प्रेजेंटेशन ऑफ गौतम बुद्धा's वाइफ। तो दिस शोज दैट कि one, the presentation of women's figure have largely been not very much dominating in the religion of Buddhism, and at the same time the presentation which has been there, it has been more towards the expressive role of women which has been highlighted, emotional और caring या care giving के role के जैसे। तो ये तो थी जहां तक अर्ली बुद्धिस्ट के अंदर अगर हम कुछ लिटरेचर से इंटरप्रिटेशंस करें, और अगर हम डायरेक्टली कुछ चीजों को देखना चाहे कि सर ये तो रिप्रेजेंटेशन, ये तो इंटरप्रिटेशन लग रही है इन चीजों की, और अगर डायरेक्ट कुछ एग्जांपल देखें लेटर बुद्धिज्म से, तो सबसे पहले एक गॉडेसेस आती है बुद्धिज्म में, तारा। रफली अराउंड 1000 साल बाद में बुद्धा के ये द फिगर ऑफ तारा अपीयर्स ओनली आफ्टर 1000 years ऑफ गौतम बुद्धा। अब ये तारा का प्रेजेंटेशन क्या? द गॉडेसेस तारा हैज बीन प्रेजेंटेड ऑन द फॉर्म ऑफ कंपैशन। विद द राइज ऑफ तारा, the compassion starts entering into the Buddhism. Although the compassion existed during the time of Buddha, because Buddha is in itself a figure of compassion, but at the same time the Tara figure has been identified on the basis of compassion. Emotional है वो, ना कि एक intellectual doctrine या फिर एक intellectual presentation है। और उसी के साथ में एक और जापानीज के अंदर अगर हम देखें, चाइनीज के अंदर कैवन येन या फिर सिन जैसे आप बोलते हो,
इनका भी अपीयरेंस होता है एज अ गॉडेसेस विच ग्रांट्स विशेस. शी हैज बीन डायरेक्टली इक्वेटेड टू मदर, वेयर द मदर इज वन वेयर हु ग्रांट्स द विशेस ऑफ चिल्ड्रन. अगर हम इन दोनों तारा और क्वीन यीन को अगर हम देखें, दोनों की रिप्रेजेंटेशन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, असर्टिव या फिर एक एग्रेसिव फिगर में नहीं हुई है. हिंदुइज्म में अगर हम देखते हैं तो दुर्गा शक्ति भी ऐसी प्रेजेंटेशन दी गई है जहां पे वो शिव जी के ऊपर खड़े हैं. यहां पे एक इक्वल रिप्रेजेंटेशंस भी दी जाती है. बहुत सारे मंदिर है जहां पे दुर्गा को सेलिब्रेट किया जाता है एज द सुपर पावर, सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड. बट अगर ऐसा सेम रिप्रेजेंटेशन इसमें देखे तो शायद उस लेवल पे हमें मिल नहीं रहा है. एक इमोशनल और एक एक्सप्रेसिव फिगर से इसको ज्यादा कनेक्ट किया गया है. और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं बुद्धिस्ट लिटरेचर की, थेरी गाथा, वो लिटरेचर जिसको वुमेन ने ही कंपोज किया था, उसके अंदर भी एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया गया है. एक ऐसा लिटरेचर जो वुमेन्स ने ही लिखा, वो लिटरेचर में भी वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए ट्रेडिशनल फिगर. अगर विनया जो मॉन्क्स के रूल या तौर तरीके मोनेस्ट्री के अंदर, विनया जो प्रिस्क्रिप्शन बुक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट की एक किताब है, उस किताब के अंदर भी यह देखा गया कि वुमेन्स के लिए ज्यादा रूल्स है व्हेन कंपेयर टू मेन. एंड मॉन्क्स जो वुमेन्स की चार्म्स में सबमिट करते हैं, उन्हें पराजित माना जाता है, डिफीटेड माना जाता है कि दे आर नॉट फिट टू बी ए मॉन्क. तो वुमेन को चार्म से कनेक्ट किया गया, डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स ज्यादा बनाए गए, और उसी के साथ साथ हमें क्लियर एविडेंसेस मिलते हैं बुद्धिज्म के अंदर कि हाउ द वुमेन्स वर ऑलवेज इंकलकेटेड विद द माइंडसेट एंड आइडियोलॉजीज दैट द बॉडी ऑफ द वुमन इज द बिगेस्ट एनिमी. जापानीज बुद्धिज्म के अंदर द फिगर ऑफ ए स्टोरी ऑफ रायोनी क्लियरली शोज दैट वेयर शी वाज एडवोकेटेड दैट द बॉडी ऑफ हर इज हर बिगेस्ट लिमिटेशन टू अचीव दैट एनलाइटनमेंट. और यहां पे इस कदर स्टोरी रन करती है कि रायोनिन ने अपने चेहरे को जलाया ताकि वो बदसूरत हो जाए और मोनेस्ट्री के अंदर एंट्री कर सके. तो एक चीज बताओ, नजर मेरी खराब और बुर्का, नजर तेरी खराब और बुर्का मैं पहनूं, इसका मतलब इफ अ ब्यूटीफुल वुमन इज देयर, द ब्यूटी बिकम्स द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अ वुमन टू नॉट टू अचीव सैल्वेशन और एन एनलाइटनमेंट. पता नहीं ब्यूटी से इंपैक्ट होती है कि नहीं, बट अगर ये माने कि ब्यूटी के कारण ही इंपैक्ट हो रही है, तो शायद एनलाइटनमेंट की अंडरस्टैंडिंग बुद्धिज्म की थोड़ी सी नैरो हो जाती है, जहां पे शायद वो उतनी एक्सेप्टेबल नहीं लगे कि ब्यूटीफुल वुमेन्स कैन नॉट अचीव सैल्वेशन और एनलाइटनमेंट. शायद रीजन ये रहा होगा कि अगर वुमेन ब्यूटीफुल है तो मॉन्क्स का अटेंशन डाइवर्ट हो सकता है. तो हमें ये नहीं लगता कि मॉन्क्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हें कंसंट्रेशन या उनके व्यवहार को चेंज करने के लिए, रेदर देन एक वुमेन को अपना फेस जलाना पड़े इन ऑर्डर टू गेट इनटू द मोनेस्ट्री ऑर्डर्स, देन इट इज डेफिनेटली ए कॉज ऑफ कंसर्न. अगर और आगे बढ़े तो एक सुदीना का टेल रन करता है जहां पे उनके माता पिता उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वाइफ को वो छोड़ के गए हैं संन्यास के बाद, उस वाइफ को एक चाइल्ड दे दे और ताकि उसका लीनिएज चल सके. अब जब सुदीना फाइनली जब वाइफ के साथ इंटरकोर्स करते हैं टू गिव द चाइल्ड, एंड व्हेन इट कम्स टू बुद्धा क्या बोलते हैं एज पर लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म, लुक इनटू दिस, इट इज बेटर फॉर यू टू हैव पुट योर मैनहुड इन द माउथ ऑफ विनमस स्नेक और अ पिट ऑफ बर्निंग चारकोल देन अ वुमन. अब बुद्धा ने इंग्लिश में तो नहीं लिखा था, ये हो सकती है कि कुछ लोगों का सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो और ऐसा शायद कंटेक्स्ट से बाहर निकाल के हमें रॉन्ग लग रहा है, लेकिन बाई चांस अगर ये वर्ड्स या इस तरीके से लिखा गया है इस कंटेक्स्ट के अंदर, तो क्लियरली पता चलता है कि somehow the woman has always been equated not only in the contemporary time as a sexual objects, even in the earlier times they were more considered as a sexual objects where people might fall into the trap of women's beauty. ये अगर बाई चांस इसी कंटेक्स्ट के अंदर कहा गया है तो डेफिनेटली रॉन्ग है, या फिर एक वुमेन इनइक्वालिटी को डेफिनेटली दर्शाता है. और थोड़ा सा और आगे बढ़े
तो कहीं ना कहीं हमेशा हम लोग बुद्धिज्म को एक लिबरल माइंडसेट से इक्वेट करते हैं. वी ऑलवेज इक्वेट बुद्धिज्म विथ मोर रैशनल, लॉजिकल एंड सेक्युलर एस्पेक्ट्स. वी हैव बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग इग्नोर्ड द वेरी ऑर्थोडॉक्स एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, और हमेशा बुद्धिज्म को हम एक लिबरल मूवमेंट ब्राह्मणिकल के अगेंस्ट में आया ये कंसिडर करके चलते हैं. लेकिन ये जो लिटरेचर है, अर्ली बुद्धिस्ट, लेटर बुद्धिस्ट और उनके सर्टन sources clearly shows that Buddhism is not free from inequalities. There are certain inequalities which are largely practiced. So the point of concern is this, that we are today against the misogynist perceptions created by the silver screen in society, where the movies are largely representing and celebrating feminine, masculine characteristics and underemphasizing the feminine characteristics. But we today need to also go back to our roots कि शायद जो ये मूवी रिप्रेजेंट कर रही है इसका रूट कॉज कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लिटरेचर्स के अंदर है जहां से ये जस्टिफिकेशन आती है. तो एक सोशोलॉजिस्ट हैं इरावती कार्वे, इंडोलॉजी स्कूल से बिलोंग करती है, और उन्होंने बोला कि द injustice committed by the saints and patriots is far more dangerous than the injustice committed by द क्रिमिनल्स. कि जो सेंट और पेट्रियट्स है वो जो इनजस्टिस करते हैं वो ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, व्हेन कंपेयर टू वो लोग जो क्रिमिनल्स हैं या डिविएंट्स है सोसाइटीज के अंदर. क्यों ज्यादा डेंजरस है? बिकॉज सेंट्स जब इनजस्टिस करते हैं तो उन्हें जस्टिफाई किया जाता है, और जब वो और हम उसे नेगेटिवली नहीं देखते हैं. वैसे ही शायद यहाँ पे हुआ कि हमने बुद्धिज्म के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कभी नहीं देखा, क्योंकि हमेशा उसको एक लिबरल मूवमेंट या रैशनल एटीट्यूड से हमने एक्सेप्ट किया. तो शायद हमें एक क्रिटिकल माइंडसेट रखना पड़ेगा, तभी शायद जो सेक्युलर टेंडेंसीज ऑफ इंडिया है वो सेलिब्रेट की जा सकती है. भीष्म पितामह ने जब कुछ वुमेन्स का अपहरण किया और उनकी फोर्सफुली शादी करा दी गई तो उसे कभी नेगेटिव नहीं समझा गया, उसे उनका कर्तव्य माना गया कि वो अपने वचन के ऊपर खड़े रहे. लेकिन क्या ये गलत नहीं था उन वुमेन्स के साथ जिनकी फोर्सबली शादी किसी और से कराई गई? इसको नेगेटिवली इसलिए नहीं माना गया क्योंकि भीष्म पितामह एक सेंट थे, एक पेट्रियट थे, तो उनकी इनजस्टिस को साइड में रख दिया जाता और दुर्योधन जैसे लोगों की इनजस्टिस को ही हाईलाइट किया जाता है. तो प्लीज एंश्योर दैट द रिलीजन टुडे is not only an instrument of subordination and exploitations, but as Rosaldo, a feminist, opines, that religion is more an instrument of deception. Selective interpretations of text should not be done, whether in positive or negative manner. That religion should largely be understood holistically, so that if the root cause lies in religion, those could be tackled and we can make the humanity a better place for living for all the sections of people. I hope this session has helped you to develop a perception, as many times such questions often appear in the various examinations conducted by civil services and other examinations body. Thank you so much. Happy studying. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.